हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने कंपोजिट सप्लाई को डिस्कस किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखो, लिवाई और कलेक्शन ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि आप टैक्स को लगाओ और सामने वाले से कलेक्ट करो। अलग अलग अगर हम बात करें, लिवाई के अंदर आपका आ जाता है इम्पोजिशन प्लस असेसमेंट एंड कलेक्शन, इन दोनों से अलग चीज़ है। देखो, जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होता है, टैक्सेबल इवेंट हमने बात की थी कि जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम अकर होगा जिसकी वजह से किसी की टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, यानी जीएसटी पे करने के लिए वो लायबल होगा, ठीक उसी के साथ क्या आ जाता है, लिवाई एंड कलेक्शन हो जाता है। लिवाई का मतलब होता है टैक्स को इम्पोज करना, यानी सामने वाले के ऊपर लगाना, कि जैसे ही टैक्सेबल इवेंट हुआ उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हो गया, यानी अब वो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो गया। दूसरा है असेसमेंट, यानी आप कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना टैक्स वो उसके ऊपर देगा। दोनों इम्पोजिशन और असेसमेंट एक ही साथ होते हैं, यानी जैसे ही कोई टैक्सेबल इवेंट होता है साथ ही उस पर्सन के ऊपर टैक्स इम्पोज हो जाता है, यानी वो लायबल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए। और दूसरा, उसकी असेसमेंट भी साथ ही कर ली जाती है, यानी कितना टैक्स उसे देना है वो भी साथ ही कैलकुलेट हो जाता है। दूसरी बात आती है कलेक्शन ऑफ टैक्स की। वैसे तो इम्पोजिशन प्लस असेसमेंट प्लस कलेक्शन सारे एक टाइम पे होते हैं, यानी लिवाई और कलेक्शन को आप एक टाइम पे भी कर सकते हो। जैसे ही आप टैक्स को लिवाई करते हो वैसे ही हमारी अथॉरिटीज़ को परमिशन मिल जाती है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर लिवाई और कलेक्शन को एक साथ हम रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे ही आप लायबल होगे, ठीक उसी टाइम आप सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को दो और उसी टाइम टैक्स को पे करो, यानी आप डेली टैक्स पे करते रहोगे, फिर तो ऐसे आप इसी काम में रह जाओगे। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से कलेक्शन को लिवाई से अलग किया गया है, यानी कलेक्शन जो है लिवाई के साथ नहीं होती, बल्कि एक मंथ या एक क्वार्टर के बाद क्या किया जाता है कि आप पूरे मंथ में जितनी ट्रांजैक्शन करते हो उस मंथ के बाद उस पूरे मंथ की इंफॉर्मेशन देते हुए उसके टैक्स को पे कर दो। ठीक है, जो ये इम्पोजिशन है ये मेनली हमारी पार्लियामेंट करती है, और जो आपकी असेसमेंट है वो आपके एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आता है। और कलेक्शन को लिवाई से अलग रखा गया है जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। आई होप लिवाई और कलेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। लिवाई का मतलब होता है टैक्स को उनके ऊपर इन्फोर्स करना, यानी जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होगा वो पर्सन लायबल हो जाएगा टैक्स को पे करने के लिए, और टैक्स की असेसमेंट भी साथ में ही हो जाएगी, यानी जैसे ही आपने कुछ खरीदा तो या फिर आपने कुछ बेचा, आप क्या करोगे, सामने वाले से आपको टैक्स लेना है तो एट ए टाइम आप देखोगे इस पर 18% जीएसटी बनता है, यानी इतना बना, आप मुझे परचेज के ऊपर इतना जीएसटी लगाया और टोटल बिल उसको दे दोगे और वो टोटल आपको पे करके चला जाएगा। यानी इम्पोजिशन और असेसमेंट एक साथ होती है। जो अथॉरिटीज़ हैं उसकी कलेक्शन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, यानी ताकि रोज़ रोज़ का झंझट ना हो, वो क्या कर देती हैं, डिले कर देती हैं एक मंथ के लिए या एक क्वार्टर के लिए, कि आप क्या करो, पूरे मंथ के या पूरे क्वार्टर के पेपर्स एक साथ फाइल कर दो और उसके पूरे महीने का या क्वार्टर का जैसे भी उन्होंने टाइम प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स को पे कर दो। जितने भी प्रोविज़न हैं आपके लिवाई और कलेक्शन से रिलेटेड सीजीएसटी एक्ट में, यानी सीजीएसटी एक्ट के अंदर आपके जितने भी प्रोविज़न हैं लिवाई और कलेक्शन से रिलेटेड वो आपके स्पेसिफाई हैं सेक्शन नंबर 9 में। और आज इसी सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे टैक्स को लिवाई किया जाता है और उसकी कलेक्शन की जाती है। इसमें हम लिवाई एंड कलेक्शन की बात करेंगे कि किसके ऊपर टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल, और जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। कुछ कुछ इनमें से आपको क्लियर होंगे, जो नहीं होंगे उनको भी हम अभी क्लियर करेंगे, और पहले से हैं तो उनको रिवाइज करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट था फॉरवर्ड और नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल चार्ज। सेकंड है आपका सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। थर्ड है हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज के केस में।
उसके बाद फोर्थ हम बात करेंगे कि अगर आपका पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उसके केस में टैक्स कैसे लिवाई और कलेक्ट होगा। एंड लास्टली फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ के ऊपर कैसे टैक्स और लिवाई और कलेक्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। वन बाय वन बात करते हैं पांचों की। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। नॉर्मल चार्ज का मतलब है यानी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो सीधी चलेगी। सीधी चलेगी का मतलब है कि जहाँ पर हमने नॉर्मल पढ़ा है कि जीएसटी में जो ड्यूटी होती है वो सप्लायर की होती है कि वो क्या करे, जिसको वो सेल कर रहा है उससे टैक्स कलेक्ट करे और फिर उसको गवर्नमेंट को जमा करवाए, यानी सारी ड्यूटी सप्लायर की होती है। तो हम नॉर्मल चार्ज जो बात कर रहे हैं उसी की कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो आपका सप्लायर ही होगा। तब क्या होगा कि जो टैक्स लगाया जाएगा वो लगेगा सारी की सारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में, क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं। आईजीएसटी की हम लेटर ऑन चैप्टर्स में करेंगे। तो सीजीएसटी हमने पहले बात की है कि ऑलवेज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे ही लगता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल करते हो तो आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ पर लिवाई किसके ऊपर होगी, जब भी जो ट्रांजैक्शन है, जब भी जो टैक्सेबल पर्सन है आपका क्या होगा, आपका सप्लायर होगा। और आप जो टैक्स लगा रहे हो वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर लगा रहे हो, यानी आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो जो भी आप सप्लाई करोगे, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो दोनों हो, एक्सेप्ट अगर आप कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए, अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर क्या है, सप्लायर सेल को इनिशिएट कर रहा है, सीजीएसटी एक्ट के अंदर हो रही है यानी इंट्रा स्टेट सेल है, और वो सप्लाई किसी भी चीज़ की है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन की, तो ऐसे में जो टैक्स लगाया जाएगा वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जो भी रेट उन्होंने लगाई होगी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि 20% से ज़्यादा वो रेट कभी भी नहीं हो सकती। 20% तक जितनी भी रेट उन्होंने लगाई होगी वही टैक्स क्या है उस पर्सन के ऊपर, उस टैक्सेबल पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा, और जो कलेक्ट है वो भी उसी से किया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन जो है सप्लायर इनिशिएट कर रहा है, यानी जहाँ पर टैक्सेबल पर्सन आपका सप्लायर होगा और जो सप्लाई होगी वो इंट्रा स्टेट होगी, तो ऐसे में जो टैक्स पे किया जाएगा वो आपका सप्लायर के द्वारा किया जाएगा, यानी टैक्स की लिवाई और कलेक्शन सप्लायर से की जाएगी। और जो रेट होती है इसकी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% हो सकती है, यानी ये रूल है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसकी मैक्सिमम रेट 40% हो सकती है। अब इस 40% में 20% आपका सीजीएसटी होगा अगर हम इंट्रा स्टेट सेल की बात कर रहे हैं, और 20% इसका एसजीएसटी होगा। इसका मतलब सीजीएसटी किसी भी केस में 20% से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज में जहां पर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होंगी, सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होगा, उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और उसी से वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी सप्लायर की होगी कि वो कस्टमर से टैक्स ले, जो अथॉरिटी है वो उस सप्लायर से टैक्स की डिमांड करेगी, यानी उसी के ऊपर टैक्स लगेगा और उसी से लिया जाएगा। बट कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं यानी कुछ कंडीशंस हैं जो इस नॉर्मल लिवाई के लिए फुलफिल होनी चाहिए, यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जो टैक्स है उसकी लिवाई और कलेक्शन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के अंडर कंसीडर की जाएगी। छोटी छोटी कंडीशन है। पहली है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी जो सप्लाई है वो विद इन द स्टेट होनी चाहिए। अभी हमने बात की सीजीएसटी की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ स्टेट आपको जाना ही नहीं है, जो सप्लाई है वो विद इन द स्टेट होनी चाहिए। दूसरा वैल्यू फॉर लिवाई, यानी कितना टैक्स लगाया जाएगा, जो टैक्स की वैल्यू होगी यानी वैल्यू होगी टैक्सेबल सप्लाई की, वो आपकी डिटरमाइन की जाएगी एज पर सेक्शन 15। ये सेक्शन 15 क्या है ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। सेकंड कंडीशन है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो डिटरमाइन की जाएगी एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। थर्ड, जीएसटी की रेट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उतनी लगेगी जितनी काउंसिल ने बताई है, यानी अगर 5% है तो
CGST आपका 2.5% लगेगा। टोटल 12% है तो CGST हमने बोला है हाफ होता है और हाफ SGST होता है, तो 6% लगेगा। 12% भी हो सकता है तो 6, 18 है, यानी जो भी रेट प्रेस्क्राइब होगी उसका हाफ लगेगा, बट किसी भी केस में वो 20% से एक्सीड नहीं कर सकता। हाउएवर एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम रेट हमारे डिपार्टमेंट ने बताई हुई है वो 28% है, यानी उसमें मैक्सिमम 14% CGST हो सकता है, लेकिन उनके पास राइट है कि वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता। फोर्थ कंडीशन है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, एट प्रेजेंट बाहर रखा गया है GST से, यानी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है सेकंड चैप्टर में। तो इनके ऊपर नॉर्मल चार्ज कभी भी अप्लाई नहीं होगा, यानी इनके ऊपर अभी GST ही नहीं लगता है, तो नॉर्मल चार्ज की तो बात ही दूर है। यानी ये टेम्परेरी आउट आइटम नहीं होनी चाहिए, यानी वो आइटम नहीं होनी चाहिए जिन्हें GST से अभी बाहर रखा गया है। फिफ्थ है कि ये कभी भी अल्कोहलिक लिक्वोर नहीं होगी, यानी जो शराब जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होती है उसको भी नॉर्मल लिवाई से बाहर रखा हुआ है, यानी वो भी इसके अंदर नहीं आ सकती। उसको बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू है किसी भी स्टेट की वो अल्कोहलिक लिक्विड से आती है, और अगर उसे GST के अंदर लाया गया तो स्टेट को उसका आधा हिस्सा, हाफ पार्ट किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ये आज भी इसको GST से बाहर रखा है, यानी इसके ऊपर जो है सारी अथॉरिटी जो है आज भी स्टेट की है कि जितनी भी इसकी रिवेन्यू आएगी वो सारी स्टेट रखेगी। इसीलिए अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर भी आपका GST नहीं लगेगा, ये भी आपकी जो इनकम है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ CGST की जो कलेक्ट है वो कौन करेगा CGST को, जो कलेक्शन की ड्यूटी होगी वो होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी CGST जो है कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस मैनर में जो भी प्रेस्क्राइब है GST पेमेंट ऑफ टैक्स रूल 2017 में, यानी CGST की कलेक्शन की जाएगी एज पर GST पेमेंट ऑफ टैक्स रूल 2017 के अंदर। और लास्ट है कि ये पे किया जाएगा एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, यानी अगर कोई सप्लायर क्या है GST में रजिस्टर नहीं है, यानी उसके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ऐसे में अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है GST में तो कैसे तो वो रिटर्न फाइल करेगा और कैसे वो पे करेगा, यानी कोई भी पर्सन जो GST में रजिस्टर नहीं है वो टैक्स को पे नहीं कर सकता। तो अगर क्या है नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यानी सप्लायर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहा है, तो ऐसे में सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए, वैल्यू उसकी सेक्शन 15 के अंदर अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए, GST रेट जो है मैक्सिमम 20% हो सकती है, एट प्रेजेंट 14% से एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जो आइटम टेम्परेरी GST से बाहर रखी गई है वो भी नहीं होनी चाहिए, ना ही अल्कोहलिक लिक्विड जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होती है वो होनी चाहिए, जो GST को कलेक्ट करने का काम होगा वो भी GST पेमेंट ऑफ रूल 2017 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो टैक्स है वो टैक्सेबल पर्सन ही दे तो ही वो पर्टिकुलर जो चार्ज है वो माना जाएगा कि नॉर्मल चार्ज के अंदर आ रहा है, और नॉर्मल चार्ज के अंदर जो टैक्स की लिवाई और कलेक्शन होगी दोनों ही उस सप्लायर से जो टैक्सेबल है उससे की जाएगी। क्लियर होगा आई थिंक। सिर्फ सेकंड पे ऊपर मूव ऑन करें, अगर फिर भी किसी को डाउट हो दे कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सेकंड है आपका सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि स्पेसिफाई है सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 में। जो फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा था वो सब सेक्शन 1 में था, अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर आप लिवाई और कलेक्शन कैसे होगा, ये आपका सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब है। तो देखो अभी हमने फर्स्ट को डिस्कस करते हुए बात की कि इसके अंदर वो प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए जो टेम्परेरी आउट किए गए हैं, यानी एट प्रेजेंट जो GST से बाहर हैं, इनके ऊपर अब किस डेट से GST अप्लाई होगा वो अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। तो
और हमने ये भी कहा था कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, यानी अब तक पेट्रोल के ऊपर क्या है आपका जीएसटी नहीं लगता। तो वही कह रहे हैं कि जो सप्लाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उनके ऊपर क्या होगा कि ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी के ऊपर से बाहर रखे गए हैं, यानी जो पेट्रोलियम क्रूड है, मोटर स्पिरिट है, पेट्रोलियम क्रूड है, मोटर स्पिरिट है यानी पेट्रोल ही होता है ये भी, हाई स्पीड डीजल है यानी कह सकते हो जो डीजल है उसको भी बाहर रखा गया है, फिर इसके साथ नेचुरल गैस एंड टरबाइन फ्यूल। इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता और इनके ऊपर जो लिवाई और कलेक्शन होगी, अभी तो जीएसटी लगता ही नहीं है तो अभी हो ही नहीं रही है, वो उस डेट से होगी जो भी प्रेस्क्राइब की जाएगी। यानी इन 5 के ऊपर जो लिवाई और कलेक्शन है वो उस डेट से की जाएगी जो भी हमारी काउंसिल प्रेस्क्राइब करेगी। आज के टाइम में 9 के ऊपर कोई लिवाई होता है ना ही कलेक्शन होती है। इन 5 के साथ साथ वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर रखी गई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी जीएसटी इस टाइम अप्लाई नहीं होता। थर्ड है आपका रिवर्स चार्ज। जो आपका रिवर्स चार्ज है वो स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। तो देखो जहाँ पर हमने बोला था फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है कि सप्लायर आपका टैक्सेबल पर्सन है और जो टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी और पे करने की ड्यूटी है वो आपकी सप्लायर की है। रिवर्स चार्ज का मतलब है कि वो प्रोसीजर पूरा उल्टा हो जाता है, यानी आपका जो सप्लायर है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, जबकि जो रिसिप्टेंट है यानी जो परचेज कर रहा है वो एक टैक्सेबल पर्सन है। तो ऐसे भी जितनी भी ड्यूटी होती है टैक्स को कलेक्ट करने की, पे करने की, वो रिवर्स हो जाती है। यानी नॉर्मल केस में क्या होता है कि सप्लायर कोई सामान बेच रहा है मान लो 100 रुपये का, जिस पे 18 रुपये जीएसटी है, तो वो रिसिप्टेंट से डायरेक्ट 118 रुपये लेगा, 100 अपने पास रखेगा और 18 जाकर गवर्नमेंट को दे देता है। जबकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर 100 रुपये रिसिप्टेंट से लेगा, रिसिप्टेंट को देने तो 118 थे, वो 100 सप्लायर को देगा और 18 डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। यहाँ पर तो उसने 100 और 18 प्लस करके 118 के 18 सप्लायर को दे दिए, फिर सप्लायर ने 100 खुद के पास रखे और 18 गवर्नमेंट को दिए। यहाँ पर टोटल का जो 118 है 100 वो सप्लायर को देगा और डायरेक्ट 18 गवर्नमेंट को देगा। यानी रिसिप्टेंट टैक्सेबल पर्सन है और सप्लायर टैक्सेबल पर्सन नहीं है। तो ऐसे में सप्लायर तो टैक्स पे नहीं कर सकता, हमने बोला उसके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो सारी ड्यूटी रिवर्स हो जाएगी। यानी जितने भी रूल्स जीएसटी एक्ट के हैं वो सारे के सारे किस पर अप्लाई होंगे, रिसिप्टेंट पे अप्लाई होंगे, इस तरीके से जैसे वही एक्चुअल सप्लायर है, यानी उसी के जो भी रूल यूं के यूं एज इट इज़ उसके ऊपर होंगे। यानी लिवाई भी उसके ऊपर किया जाएगा और कलेक्शन भी उसी के ऊपर किया जाएगा, जैसे कि वही पर्सन है जो लायबल है उन रिलेशन टू टैक्स, यानी टैक्स से रिलेटेड सारी ड्यूटी उसी की है। कंडीशन है इसकी भी जो हमने अभी बात की, पहला सप्लायर आपका नॉन रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी सप्लायर जो है टैक्स नहीं पे करता होना चाहिए, तो ही आप क्या करोगे, रिसिप्टेंट से टैक्स लोगे। दूसरा आपका जो रिसिप्टेंट है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसिप्टेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविज़न, यानी जो प्रोविज़न है वो उसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। यानी आप इनको कंडीशन की बजाय बल्कि ये बोलो कि एक कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि इन सारी चीज़ों से हमें क्या निकलता है कि सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसिप्टेंट रजिस्टर्ड होगा, जो एप्लीकेबिलिटी है प्रोविज़न की वो सारी की सारी रिसिप्टेंट के ऊपर इस तरीके से होगी जैसे वही उसकी सारी ड्यूटी उस टैक्स से रिलेटेड, उस गुड से रिलेटेड उसी की थी, और जो पेमेंट है उस टैक्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होनी चाहिए। यानी जो वो पर्टिकुलर सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, एक ऐसी गुड्स होनी चाहिए या सर्विस होनी चाहिए जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जो भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो सारी आपकी रिसीवर की हो जाएंगी, रिसिप्टेंट के ऊपर ही लिवाई होगी और रिसिप्टेंट से ही टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। फोर्थ है आपका सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में। वैसे ये भी हमारा
हो चुका है अभी अभी कि अगर आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उसमें क्या होगा कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा, यानी सारी की सारी ड्यूटी रिसिप्टेंट की हो जाएगी। यानी वही चीज़ है, रिवाइज उसी में वही चीज़ रिपीट है कि अगर क्या है सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे में वो गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस या दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी काउंसिल के द्वारा स्पेसिफाइड है उनके केस में अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में जो रिवर्स चार्ज है वो अप्लाई हो जाएगा, जो पेमेंट है टैक्स की वो रिसिप्टेंट करेगा और सारे प्रोविज़न उसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे टैक्स से रिलेटेड सारी ड्यूटी उसी की थी, यानी वो प्रोविज़न के रिगार्डिंग जो लायबल होगा वो आपका रिसिप्टेंट होगा। फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं ECO। ये आपका स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। ये क्या कहता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, यानी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई भी हो रही है, यानी किसी में भी कोई ऐसा पर्सन है जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जो टैक्स को कलेक्ट करने की ड्यूटी होगी वो उसकी होगी, यानी जो टैक्स का लिवाई और कलेक्शन है वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर होगा। ये हमने पहले भी पीछे बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, टैक्स को अपने पास पहले ही काट ले और उसको क्या करे, गवर्नमेंट के ऊपर सबमिट करे। इसके साथ साथ अगर क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आपका इन्वॉल्व है और टैक्स वो उसके ऊपर लिवाई हो रहा है और वो कलेक्ट कर रहा है तो कुछ प्रोविज़न और हैं जो अप्लाई होंगे। पहला कि नॉर्मल केस में अगर क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है उस टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी जहाँ पर टैक्स बन रहा है उस पर्टिकुलर टैक्सेबल टेरिटरी में उसकी फिजिकल लोकेशन है, यानी उसका कोई ऑफिस है वो वहाँ पर रहता है, तो ऐसे में टैक्स तो है वो पे करेगा। दूसरा है कि अगर कॉमर्स ऑपरेटर की वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो नॉर्मल केस में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है अगर उसकी वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होगी तो वो क्या करेगा, खुद ही टैक्स को पे करेगा। दूसरा हमने बोला कॉमर्स ऑपरेटर की फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं है, चलो पूरा लिख देती हूँ, फिजिकल प्रेजेंस अगर उसकी नहीं है, किसकी, ECO की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंट इन द टेरिटरी, तो दो काम हो सकते हैं, या तो क्या करे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो खुद नहीं है लेकिन उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस उस एरिया में है, तो ऐसे में जो टैक्स की ड्यूटी होगी वो उस रिप्रेजेंटेटिव की होगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कि अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि अगर उसकी खुद की प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे में कोई ऐसा पर्सन जो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या करेगा, सारे टैक्स को पे करेगा, यानी वो पर्सन लायबल होगा टैक्स को पे करने के लिए। दूसरा है कि अगर उसकी किसी रिप्रेजेंटेटिव की भी फिजिकल प्रेजेंस क्या है उस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो ऐसे में उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की ड्यूटी बनती है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट करे उस काम के लिए, यानी टैक्सेबल पर्सन टैक्स पे करने के पर्पज से किसी पर्सन को अपॉइंट करे जो कि क्या कर सके, उसके बिहाफ पर टैक्स को पे कर सके, उसके बिहाफ पर लायबल हो GST को पे करने के लिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में हमेशा ड्यूटी बनती है कि जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टैक्स है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस उस पर्टिकुलर एरिया में है तो वो खुद करेगा, अगर उसकी नहीं है प्रेजेंस फिजिकल तो ऐसे में जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो टैक्स को कलेक्ट करेगा। अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर नहीं है तो उसकी ड्यूटी बनती है किसी पर्सन को उस काम के लिए अपॉइंट करे। तो ये था आपका सेक्शन 9 रिलेटेड टू लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ GST, यानी कैसे GST लगाया जाएगा और कैसे कलेक्ट किया जाएगा। ये लायबिलिटी किसकी होगी GST को पे करने की, वैसे तो इन प्रोविज़न के अंदर वो कंसीडर हो चुका है, फिर भी एक बार उसको अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू।